गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। सो लेट अस स्टार्ट। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि किस तरह से इरिगेशन का प्रोसेस होता है, इरिगेशन करी जाती है। और इरिगेशन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स होते हैं आपके बच्चों खरपतवार। खरपतवार यानी कि अनवांटेड प्लांट्स। आगे अभी हम और डिटेल में इसको डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। तो बूझो एंड पहेली वेंट टू नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। ये बूझो और पहेली दोनों वापस से अपने एक पास के ही गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ और भी पौधे जो थे वो उगे हुए थे। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds। तो ये है आपकी weeds की डेफिनेशन। weeds का मतलब होता है कि फील्ड में, खेत में जब अनचाहे प्लांट्स, अनचाहे पौधे भी नेचुरली उग जाते हैं हमारी फसल के साथ में, जो हमने उगाई है उसके साथ में, तो वो क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। और द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इन वीड्स को उखाड़ना, हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। और इन वीड्स को हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या करते हैं, जो जो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स है, क्रॉप्स की जो जो ज़रूरतें हैं, वो खुद भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, फिर उनको उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इस तरीके से वो क्रॉप की, फसलों की जो ग्रोथ होती है उसको असर डालते हैं। इसीलिए इन वीड्स को हटाना बेहद ज़रूरी है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। इवन कुछ वीड्स, कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत करते हैं, साथ ही निकलने में बड़ी मुश्किल करते हैं। ये जो है जहरीले भी हो सकते हैं, जानवरों के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी, इसीलिए इन्हें हटाना बेहद ज़रूरी होता है। फार्मर्स अडोप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान होते हैं वो अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं ताकि इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके या इन्हें हटाया जा सके। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। और टिलिंग जो हम करते थे, जो हमने वहाँ पढ़ा था प्रोसेस टिलिंग का, कि इनको फसलों को उगाने के पहले का, वो भी इनकी अपरूटिंग और इनको हटाने में, मारने में, ख़त्म करने में मदद करते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिससे वो सूख जाती हैं या फिर मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। इनको हटाने का बेस्ट टाइम है कि जैसे ये उग गई हैं, जैसे ही ये ग्रो कर चुकी हैं, तो इससे पहले कि इनमें बीज आए, इनमें फ्लावर बने, उससे पहले इन्हें हटा लिया जाना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। और इसका ये तरीका भी है कि इसको कुछ नहीं, हाथों से ही मतलब चुन चुन करके अलग से हटाना पड़ता है या वहाँ से कट करना पड़ता है ग्राउंड से ही। टाइम टू टाइम इनको देखना पड़ता है, ये भी एक काम होता है कि उग रही हैं, अगर बार बार ग्रो कर रहे हैं वीड्स तो उनको वीडिंग करना है, हटाना है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और एक हमारा इम्प्लीमेंट होता है खुरपी, उस खुरपी की मदद से इनको हटाया जाता है या काटा जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। इसके अलावा सीड ड्रिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं वीड्स को हटाने में। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ये वीडिसाइड्स एक केमिकल है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है इसे कंट्रोल करने के लिए, इसका छिड़काव किया जाता है। लाइक 2,4-D, जैसे कि 2,4-D ये नेम है उसका वीडिसाइड का। और भी कई सारे टाइप्स आते हैं, कई सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनका स्प्रे किया जाता है ताकि जो जो वीड्स हैं वो अपने आप मर जाएं या
वो ख़त्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्रॉप को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रे, ये पानी में डाइल्यूटेड किए जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के पानी में घोल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इनका स्प्रे किया जाता है। तो इससे क्या है कि फसलें जो है उनमें नुकसान नहीं पहुंचता है, और जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो हट जाते हैं। उसके बाद एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ये तो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, बुक में पहले हमने ये पढ़ लिया है, देखा है हमने कि भाई वीडिसाइड्स जो है करना ज़रूरी है, ये वीड जो है इनको हटाना ज़रूरी है इससे पहले कि इनमें बीज आए, फ्लावर्स आए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में भी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, लेकिन वीडिसाइड्स जो है ये किसानों की हेल्थ को भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है, उसको अफेक्टेड कर सकता है। सो दे शुड बी यूज द केमिकल वेरी केयरफुली, तो इसीलिए उन्हें केमिकल्स का यूज़ काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जिस तरह ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, मास्क वगैरह लगा करके करें ताकि डायरेक्ट वो नाक में ना जाए, मुंह में ना जाए और इस तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्वेस्टिंग, ये आपका अगला प्रोसेस है। जब क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस आएंगे। तो अब एक नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये फसलों को हार्वेस्ट करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, ये भी किया जाता है, करना ही रहता है। और द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो जब फसलें पक जाती हैं उन्हें तब काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है, यानी कि पकने के बाद फसलों को कट करना इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो उन्हें खींच करके या उन्हें काट करके इस तरीके से उन्हें ग्राउंड से, जो पूरा खेत है उसमें से हटाया जाता है, निकाला जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर, ये कम से कम 3 से 4 महीने लेते हैं इसमें सीरियल क्रॉप जो है वो मेच्योर हो जाए ताकि फिर उसे हटाया जाए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कुछ किसान तो सिकल, जैसे ये यहाँ हमें डायग्राम में दिख रहा है, सिकल का यूज़ करते हैं, ये इम्प्लीमेंट है, इसका यूज़ करते हैं, या फिर हार्वेस्टर आता है, हार्वेस्टर मशीन रहती है, उसका यूज़ करते हैं फसलों को काटने में। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ, ये चैफ इसके ऊपर का जो चापड़ होता है, ऊपर का जो कवर होता है वो रहता है, तो उसमें से हटाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें थ्रेशिंग किया जाता है, मशीन में डाला जाता है। आपने देखा होगा कुछ किसान हाथों से भी करते हैं थ्रेशिंग का काम, तो क्या करते हैं कि वो उसको ऊपर ऊंचाई में डाल करके, तो जो पतला पतला हल्का हल्का ऊपर का छिलका है वो उड़ के अलग हो जाता है और अनाज जो है नीचे इकट्ठा होता जाता है। This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. ये मशीन रहती है कंबाइन, आप यहाँ देख सकते हैं कंबाइन इस तरीके की मशीन रहती है। इससे क्या होता है, ये कंबाइन जो है इसमें ये थ्रेशर भी रहता है, हार्वेस्टर भी रहता है, दोनों तरह के काम ये करती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोविंग। कुछ किसान जो हैं थोड़े कम ज़मीन में, जैसे उनकी कम फसल है, ज़्यादा नहीं है, या उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, हार्वेस्टर वगैरह नहीं मंगा रहे हैं, कंबाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर विनोविंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हवा से एक साइड तो वो पंखे लगा देते हैं और फिर हाथों से उसको अनाज को नीचे डालते जाते हैं, तो जो पतला पतला सा ऊपर उसका कवरिंग है वो अलग हो जाता है, चैफ अलग हो जाता है, और उसके बाद में नीचे हमारा अनाज बचता है। उसके बाद आता है ये आपके दे रखा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आपने देखा होगा कि 3-4 महीने जब वो हार्ड वर्क करते हैं, पूरी ये जो जितनी अपन ने पढ़ी है सारी मेहनत करते हैं, उसके बाद में फसलें जो सुनहरी हो जाती हैं, गोल्डन हो जाती हैं, खेत जो है एकदम ऐसे लगते हैं जैसे गोल्डन फील्ड्स हों, सोने के खेत हों, सुनहरे से ब्राउनिश टाइप। तो उस टाइम पर
क्या होता है, जो किसान है वो खुश हो जाते हैं कि हाँ उन्होंने जो मेहनत की है वो इस सीज़न में जा कर के अब उनके पकने लगी है फसल, उन्हें उनके मेहनत का फल जो है अब मिल रहा है, और तो वो थोड़ा अपने आप में रिलैक्स और इन्जॉइंग फील करते हैं। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कहते हैं। तो इसीलिए उस खुशी को मनाने के लिए पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा पार्ट हैं। हमारे इंडिया में तो वैसे ही फार्मर्स कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं, कितने कीमती माने जाते हैं कि हाँ जो किसान है वो हमारी इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। उसके अलावा मैन और वुमेन, औरत आदमी दोनों ही, सभी लोग मिलकर के काफ़ी जोश के साथ में ये जो है त्यौहार इसका सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह से तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी खुश होकर के ये चीज़ मनाई जाती है। नेक्स्ट थिंग है हमारी स्टोरेज की। अब जब हमने फसल काट भी ली है तो ऐसा तो है नहीं कि काटते ही और हम उसको बेच देंगे या वो टोटली सारी किसान के पास से बिक जाएगी, तो फिर उसको स्टोरेज संभाल के रखने का काम आता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज जो है एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है कि इतनी जो आपने मेहनत की है अब उस अनाज को संभाल करके रखना है, ताकि उसको बेचकर ही वो क्या करेंगे, अपने जो मेहनत है उसको कमाएंगे। तो हार्वेस्ट करना बेहद ज़रूरी है, स्टोरेज करना बेहद ज़रूरी है। जो हमारा लास्ट थिंग है, उनको लंबे टाइम के लिए रखा जाता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उनको नमी से बचाया जाता है, इंसेक्ट से, चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आप जानते हैं कि अनाज इकट्ठा करके रखा जा रहा है तो कई सारी अलग अलग तरह की परेशानियाँ आएंगी, तो उन सब से इन्हें सेफ रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है तो उनमें थोड़ी तो नमी भी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। इन्हें क्या, इनमें नमी रहती है, एकदम रिसेंटली जो हार्वेस्ट किए हुए अनाज रहते हैं तो उनको थोड़ी धूप देनी पड़ती है, सुखाना पड़ता है, ताकि उनके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी हो, थोड़ी बहुत नमी हो, वो भी ख़त्म हो जाए, और ताकि उनमें अगर जब उन्हें स्टोर करके रखा जाए तो उनमें कीड़े वगैरह ना पनपें, वो ख़राब ना हो। तो ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। उसके बाद आपका आता है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। जूट बैग आपने देखा कि जूट की बोरियां होती है बड़ी बड़ी सी, उनमें इनको स्टोर करके रखा जाता है। और ये लार्ज स्केल में स्टोरेज करके जब ग्रेन्स को रखा जाता है तो उसे हम सिलोस कहते हैं, और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। ये सिलोस कहा जाता है। बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर हमारे जो अनाज है उसको, ग्रेन को स्टोर करके रखना। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। आप जानते हैं घर में भी जब आपके गेहूँ वगैरह स्टोर रख कर जाते हैं तो आपकी मम्मी जो है उनमें या तो नीम के पत्ते डाल के रखती हैं, या फिर कुछ अलग से जो उसके केमिकल की जो आती हैं थोड़ी बहुत टैबलेट्स वगैरह, गोलियाँ वगैरह, वो डाल करके उसमें रखती हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, छोटे छोटे, उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। फिर आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये लास्ट हमारी एक्टिविटी के फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। फूड हमें कौन सा कहाँ कहाँ से मिलता है, हमने 6-7 क्लास में भी पढ़ा था कि मिल्क हमें जो है वो एनिमल से मिल रहा है। कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती है, हमें कुछ हमने पढ़ा था वहाँ के प्लांट सोर्सेज है, कुछ एनिमल सोर्सेज है हमारे खाने के। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि खाना जो है हमें जैसे प्लांट से मिल रहा है वैसे एनिमल से भी मिलता है। कुछ लोग जैसे कि आप जानते हैं फ़िश वगैरह भी खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, और इसके अलावा एग्स हो गया, हमारा मिल्क हो गया, कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इसीलिए वो जो एनिमल्स रहते हैं जो काम आते हैं वो उनको भी क्या करते हैं, उनका एक अलग से घर बनाया जाता है, उनका फार्म बनाया जाता है, वहाँ पर उन्हें प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि उनसे हमें हमारे फूड प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो वो लार्ज स्केल पर ये सारा काम जब किया जाता है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है।
इसके अलावा आप देखिए फ़िश जो है, फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फ़िश हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल, ये कॉड लीवर ऑयल होता है जो हमें फ़िश से मिलता है, जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये कॉड लीवर ऑयल जो है आपका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।